नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पराया घर, जिसे लिखा है सुधा चौहान जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पराया घर। सुनो, आपने माँ जी से बात की? आज भी मेरे पापा का फोन आया था, बहुत परेशान हो रहे थे। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। कितना मुश्किल होता होगा पापा के लिए। दो दो बेटे हैं पर साथ में कोई रखना नहीं चाहता। माँ के जाने के बाद पापा एकदम अकेले हो गए हैं। अब तो उन्हें साथ की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ तो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। पापा से कुछ कहो तो वे गांव जाने के लिए कहते रहते। अब वहाँ है ही कौन जो उनका ध्यान रखेगा। मेघना अपने आप में ही बुदबुदा रही थी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कह तो रहा हूँ कि कल बात पक्के से कर लूंगा। कैसे होगा? दोनों ही जिद्दी हैं, आसानी से बात नहीं मानेंगे। पापा से बात करो तो वे संस्कृति और संस्कारों की दुहाई देते हैं। हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। बेटियां तो पराया धन होती है, उनके घर बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता। और माँ जी, वे तो मेरे मायके का जिक्र आते ही चिढ़ जाती है। न मैं पापा के घर में रह सकती हूँ और न ही पापा हमारे घर आकर रह सकते हैं। अजीब मुश्किल है। मेघना अपनी राव में बोलती जा रही थी। मेघना, उनकी बात अपनी जगह सही है। अब ये पुराने रीति रिवाज आसानी से पीछा का छोड़ते। मैं आपसे अपनी परेशानी का हल मांग रही हूँ और आप है कि मुझे और परेशान किए दे रहे हैं। कहते कहते मेघना रुआसी हो गई। ये तुम्हारा बढ़िया है, कुछ न भी कहो तो भी रोना शुरू करके मुझे ही मुजरिम बना देती हूँ। अब तुम ही बता दो कि मुझे क्या करना है। एक बार आप बात करके देखो ना। आप कहोगे तो पापा मना नहीं कर पाएंगे। कहते हुए मेघना के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये तो है, मैं कहूंगा तो शायद वे मना नहीं कर पाएंगे। पर मैं एक बात और सोच रहा हूँ, माँ को कैसे मनाया जाए। माँ भी तो पुराने विचारों वाली है और ऊपर से उनका स्वभाव भी थोड़ा गर्म। कहीं उन्होंने कुछ कह दिया तो मुझे तो डर है कि तुम्हारे पापा की स्थिति आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी ना हो जाए। जानती हूँ मैं, पापा की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, पर यहाँ मैं तो रहूंगी ना। मैं उनका ध्यान रखूंगी, तब सब कुछ सही रहेगा। बस आप एक बार माँ जी से बात करके देखो। मेरे कहने से तो बात बिगड़ जाएगी। अगले दिन शाम को घर लौटते हुए मनीष गुलाब जामुन और कचौड़ियाँ लेकर आया। दोनों ही चीजें माँ को बहुत पसंद है। पापा को जब भी अपना मनमाना काम करवाना होता था तो वे यही फार्मूला अपनाते थे। मेघना, जल्दी से अदरक वाली कड़क चाय बनाकर माँ के कमरे में लेकर आना। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लाया हूँ। माँ, माँ कहाँ हो तुम? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, इन चारों कोनों को छोड़कर। अब तो घर के चारों कोने ही मेरे लिए चार धाम बन गए हैं। क्या बात है? आज तो तुम्हारा अरे माँ, क्या आज तो तुम्हारा गुस्सा कचौड़ी से भी ज्यादा गर्म हो रहा है। अरे जो साड़ी तू बनारस से लाया था, अलमारी खोलकर देखा तो कोने में जैसी की तैसी पड़ी है। तेरी बहू से प्रेस करने के लिए कहा, पर इसे मेरी बात याद कहाँ रहती है। मेरे हाथ में दर्द नहीं होता तो मैं खुद ही कर लेती। अरे भूल गई होगी वो। तुम कल मुझे दे देना, ऑफिस जाते समय प्रेस वाले को देता जाऊंगा। पता नहीं सारे दिन क्या करती रहती है। एक तू ही है जो मेरा ख्याल रखता है, वरना मैं तो कब का चार धाम की यात्रा पर निकल गई होती। कचौड़ी लाया है तो गुलाब जामुन भी जरूर लाया होगा। अरे कैसे भूल सकता हूँ माँ। रात को खाने के बाद गुलाब जामुन भी खाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है जो तू मुझे इतना मक्खन लगा रहा है। बता क्या बात है। अरे कुछ भी तो नहीं, तुम्हें तो हर वक्त दाल में काला ही नजर आता है। अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। ये सब ट्रिक तूने अपने पापा से ही सीखी है। कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके लिए मैं मंजूरी नहीं दूंगी आसानी से। माँ, आज भी तुम मेरे मन को बहुत अच्छी तरह से जान लेती हो। कहते हुए मनीष भावुक हो गया। माँ हूं ना, मुंह की थोड़ी कड़वी जरूर हूँ, पर दिल मेरा चाशनी से भी ज्यादा मीठा है। वो तो मैं जानता हूँ माँ। मनीष ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। माँ, मेघना के पापा के बारे में बात करनी है। उनको मैं यहाँ बुलाने की सोच रहा हूँ। आपसे राय लेना चाहता हूँ। तो इसमें पूछने वाली बात क्या है? मैं क्यों मना करूंगी?
बात को बीच में काटते हुए माँ बोली, नहीं माँ, वो बात ऐसी है कि मेघना की भाभी को उनका घर में रहना पसंद नहीं है। बात बात में घर में झगड़े होते रहते हैं। इसीलिए सोच रहा था कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है। 2-3 दिन की बात अलग है, यहाँ रहने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे जितने मुंह उतनी बातें, किस किस को समझाते फिरेगा। माँ, हम लोगों की चिंता क्यों करें। 2-3 दिन बाद बनाकर सब चुप हो जाएंगे। मेरी बात तो तुझे हमेशा ही बुरी लगती है, कुछ कहने का फायदा तो है ही नहीं। तूने मेघना के पापा कैलाश जी से पूछ लिया? अभी तो कुछ दिन रहने के लिए बुलाएंगे, फिर धीरे धीरे। मतलब कि मतलब कि सारी खिचड़ी पक चुकी है, बस मेरे ही नाम का बघार लगाना बाकी है। जब तुम दोनों अपना मन बना चुके हो तो मुझसे झूठ मूठ पूछने की क्या जरूरत। घर तुम्हारा, जिसे चाहे रखो। मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। पर एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी। जिसे जहाँ रहना है रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को डाइनिंग टेबल पर मौन ही पसरा रहा। किसी को गुलाब जामुन भी याद नहीं आए। क्या हुआ, माँ जी मान गई? मनीष के कमरे में आते ही सोनाली ने पूछा। दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन तो रही थी। अब मैं अलग से क्या बताऊं तुम्हें। मैंने तो पहले ही कहा था माँ नहीं मानेगी। मेघना ने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा। इसका भी समाधान मैंने सोच लिया है मेघना। उन्हें अपना कमरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने राहुल से बात कर ली, वह ड्राइंग रूम में दीवान पर सो जाएगा। आप पापा से बात कर लो, वह ट्रेन का टिकट करवा लेंगे। कल रविवार है, आप भी घर पर होंगे। हम उन्हें स्टेशन से ले आएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। हम तो तुम्हारे गुलाम हैं। जैसा आदेश दोगी मैडम, मानना तो वही पड़ेगा। पर पापा के आने के बाद हमें भूल मत जाइएगा, कहकर मनीष ने मेघना को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ दिनों के लिए पापा घर आने के लिए राजी हो गए, पर माँ के तेवर बदले हुए थे। उन्होंने एक बार भी पापा से ढंग से बात नहीं की। शायद रेखा बहन जी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। पापा ने मेघना से कहा भी। मेघना बहुत कोशिश करती कि घर का माहौल सामान्य रहे, पर कभी बिजली कड़कने लगती तो कभी ओलों के साथ तेज बौछारें। इतनी ठंडक होने के बावजूद घर का तापमान हमेशा गर्म ही रहता। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता। पता नहीं कब तूफान आ जाए। बहू, ये गीजर खराब हो गया क्या? गर्म पानी नहीं आ रहा। आज शायद पापा पहले नहाने चले गए, इसीलिए पानी खत्म हो गया होगा। आप मेरे बाथरूम में नहा लीजिए। कोई नहीं, आज थोड़ी देर में नहा लूंगी। इतने टाइम भूखी रहूंगी, क्योंकि बिना नहाए तो मैं खाती नहीं। अब तो ये सब चलता ही रहेगा। मेघना, कहाँ हो तुम? मेरा लंच तैयार हुआ कि नहीं? ला रही हूँ, डाइनिंग टेबल पर रखा है। आज तो आपने बचा लिया, वरना माँ जी का गुस्सा। उफ, जाने कितनी देर और सुनना पड़ता। पता है, इसीलिए तो तुम्हें आवाज देकर बुला लिया, वरना थोड़ी देर में तुम्हारी गंगा जमुना एक साथ बहनी शुरू हो जाती और हमारी रात काली हो जाती। कितने बुरे हो आप। हर वक्त एक ही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो फिर रात की बात पक्की? मेघना के गालों पर हल्की सी चिकोटी काटते हुए मनीष बोला। आज कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। शायद आज मेघना का दिन ही खराब था। दोपहर को खाने के समय, बहू, आज खाने में अरहर की दाल क्यों बनाई? भूल गई क्या? मुझे यह दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या अब मेरी ये स्थिति हो गई है कि मुझे घर में अपनी पसंद का खाना नसीब नहीं होगा? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैंने भिंडी बनाई थी। आज हम मुकेश भैया का खाना भी ले गए हैं, इसलिए सब्जी खत्म हो गई। मतलब खत्म हो गई? क्या दूसरी सब्जी नहीं बन सकती? या बाजार में सब्जी वालों की हड़ताल है? उबले आलू रखे हैं, अभी भून कर लाती हूँ। मेघना ने उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश की। रहने दे, मुझे दिखाने के लिए कोई बातें मत बना। अब मेरा खाना खाने का मन ही नहीं है। उबले आलू की 2-4 पकौड़ियाँ तल कर ले आ। तली हुई चीजें खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है माँ जी, मेघना कहना चाहती थी, पर कह नहीं सकी। और वही हुआ जिसका डर था। शाम होते होते माँ जी की तबीयत बिगड़ गई। आज तो उल्टी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं? अब तक तो मनीष मुंबई के लिए निकल गए होंगे। इन्हें भी आज ही बाहर जाना था। पिछले बार तो अस्पताल ले जाना पड़ा था माँ जी को। मेघना घबराहट में बड़बड़ाने लगी। पहले तो तू शांत हो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी सास को ओआरएस का घोल लगाकर पिलाती रह।
इससे शरीर में नमक और चीनी की कमी नहीं रहेगी और जान भी बनी रहेगी। और हाँ, मुझे पिछली बार की दवाई का पर्चा दे दे, मैं राहुल के साथ जाकर दवाई ले आता हूँ। रात होते होते रेखा जी की तबीयत में काफी सुधार आ चुका था। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? पहले से ठीक हूँ। कुछ खाने का मन है? खिचड़ी बनवा दे? रेखा जी ने सिर हिलाकर हामी भरी। रेखा जी ने मेघना और उसके पापा की बातें सुन ली थी, इसलिए शांतिपूर्वक हाँ कह दिया। मुझे भी अक्सर एसिडिटी हो जाती है। डॉक्टर ने तला भुना खाने के लिए बिल्कुल मना कर रखा है, पर जब मन करता है तो कुछ ध्यान नहीं रहता। आखिर जिंदगी सिर्फ लौकी तोरे खाकर तो नहीं गुजारी जा सकती। रेखा जी के चेहरे पर भी फीकी मुस्कान आ गई। राहुल बेटा, ताश लिया, तेरी दादी का मन भी लगा रहेगा। अकेले लेटे लेटे तो मन और भी घबराता है। आपको ताश खेलना पसंद है? जी, पहले तो बहुत पसंद था। मेघना की माँ और मैं रोज ही खेला करते थे, पर जब से वह साथ छोड़कर गई है, तब से केवल समय गुजारने का साधन मात्र रह गया है। राहुल जिद कर रहा था कि मुझे भी ताश खेलना सिखाओ, इसलिए अगर आपको पसंद ना हो तो हम नहीं खेलते। नानू, आपको पता नहीं, दादी तो ताश में चैंपियन है, चैंपियन। आज तक उन्हें कोई नहीं हरा पाया। क्या जबरदस्त खेलती हैं। मैं इसीलिए तो आपसे ट्रिक सीख रहा हूँ। मुझे एक दिन दादी को जरूर हराना है ना दादी? जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें हराऊंगा। अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। बांट तू पत्ते। आपकी तबीयत? कहते कहते कैलाश जी चुप हो गए। शायद खेलने से मन बहल जाए। पापा, मनीष ने कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। मुझे तो राहुल की पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। क्या आप माँ जी को दिखा लाएंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चला जाऊंगा। बहू, मनीष कब तक आएगा? वे तो आज ऑफिस से मुंबई चले गए हैं। 3 दिनों के लिए गए हैं। कोई बात नहीं, जब वह आ जाएगा तब दिखा लेंगे। शायद रेखा जी को मेघना के पापा के साथ जाने में संकोच हो रहा था। अरे समदन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तबीयत आपकी खराब है और आप डॉक्टर को दिखाने कुछ दिन बाद जाएंगी। शायद आपको मेरे साथ जाने में संकोच हो रहा है। आप तो जानते हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे गली मोहल्ले वाले सबकी नजर पड़ेगी। पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। 2-3 दिन की ही तो बात है। जैसे ही मनीष वापस आएगा तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। और अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। रेखा जी ने बात को संभालने की पूरी कोशिश की। आपको मेरे साथ जाने में परेशानी है तो इसका भी हल है। आप मनीष जी की कार में चले जाइएगा। ड्राइवर आपको डॉक्टर के यहाँ छोड़ देगा। मैं थोड़ी देर में ऑटो से आ जाऊंगा। कैलाश जी ने जब अधिकार पूर्वक कहा तो रेखा जी को उनकी बात माननी पड़ी। सुबह जैसा निश्चित हुआ था, उसी के अनुसार रेखा जी ड्राइवर के साथ चली गई। थोड़ी देर के बाद कैलाश जी भी ऑटो में बैठकर वहां पहुंच गए। आप आ गए? बहुत देर हो गई। मुझे तो घबराहट होने लगी थी। पता नहीं, दोपहर का समय, फिर भी ट्रैफिक बहुत मिला। क्या आपका नंबर आ गया? नहीं, अभी 3 लोग आगे हैं। आपको कुछ लेना है? पानी या चाय? मैं भी जल्दी में घर से निकला तो कुछ लाना भूल गया। रेखा जी मन ही मन खुश हो रही थी। अपनी फिक्र होते हुए देखकर उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। डॉक्टर से भी सारी बातें कैलाश जी ने ही की। आपने सही समय पर दवाई और ओआरएस का घोल दे दिया, नहीं तो बात बिगड़ सकती थी। अब मैं 3 दिन की दवाई लिख कर देता हूँ। कुछ टेस्ट भी आप करवा लीजिए। और हाँ, माँ जी, आप भी थोड़ा घूमना फिरना शुरू कर दीजिए। इससे डाइजेशन दुरुस्त रहता है। क्लिनिक से बाहर निकलकर कैलाश जी ऑटो ढूंढने लगे। समधी जी, आप भी कार में ही बैठ जाइए। बाहर कितनी चिलचिलाती धूप हो रही है। पता नहीं आपको ऑटो कब मिलेगा। पर लोग, आप उनकी चिंता न करें, मैं सब देख लूंगी। अचानक से रेखा जी का हृदय परिवर्तन देखकर कैलाश जी हैरान हो गए। फिर क्या था, सारे रास्ते दोनों में बातचीत होती रही। अरे मैं आपको बताना ही भूल गया। आप सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खाएंगी। लैब से आपका ब्लड सैंपल लेने आएगा कोई। जब मैं आपकी दवाई लेने गया था तभी उसे बुक कर दिया था। भाई साहब कितने सरल और सहज है। सब काम चुपचाप निपटा दिया। मैंने उन्हें कितना गलत समझा था। रेखा जी मन ही मन विचार करने लगी। कहाँ खो गई आप? घर आ गया है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आप मेरी कितनी देखभाल कर रहे हैं और मैं अब तक आपसे पराया जैसा व्यवहार कर रही थी। मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
अरे ऐसा मत कहिए बहन जी, घर परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। धीरे धीरे घर का मौसम बदलने लगा था। पहले जहां लू के थपेड़ों ने आपसी रिश्तों को झुलसा दिया था, वहीं अब रोज की बूंदाबांदी ने मौसम को खुशनुमा बना दिया था। पापा भी धीरे धीरे घर का हिस्सा बन गए थे। मैंने राहुल को पढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी। सबको एक साथ देखकर मन को इतना सुकून मिल रहा था। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। पता नहीं लड़की का मायका और ससुराल एक जगह मिलकर क्यों नहीं रह सकते। मेघना, क्या सोच रही है? पापा ने आवाज दी। एक कोफ्ता और मिल सकता है क्या? आज लौकी के कोफ्ते बड़े स्वादिष्ट बने हैं। पेट भर गया है, पर मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। पापा ने खाने की तारीफ की तो मेघना ने बताया कि आज के कोफ्ते माँ जी ने बनाए हैं। रेखा जी ने तो रसोई से संन्यास ले लिया था। आज अचानक मन किया था, या शायद धन्यवाद कहने का उन्हें यह तरीका समझ आया था। पर इतनी तारीफ सुनने को मिलेगी, ऐसा नहीं सोचा था उन्होंने। अब तो हर दूसरे दिन रेखा जी रसोई के चक्कर लगाने लगी। धीरे धीरे पापा और माँ जी दोनों के बीच संकोच की दूरी घटने लगी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन खुशियां कहाँ एक जगह ज्यादा देर तक रुकती हैं। मेघना को लगा कि शायद उसकी अपनी ही नजर लग गई। अभी बाहर आई थी कि पतझड़ ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी। पापा देखो ना, आज मम्मी सुबह से ही बिना बात के गुस्सा हो रही है। मैंने अपना सारा होमवर्क निपटा दिया, फिर भी जबरदस्ती पढ़ने के लिए बैठा दिया। राहुल ने मनीष के आते ही मेघना की शिकायत करना शुरू कर दी। ठीक है, मैं बात करता हूँ। क्या हुआ? आज बिन बादल बिजली और बरसात दोनों एक साथ? भैया का फोन आया था। कह रहे हैं कि ऑफिस के काम से दूसरे शहर बुला रहे हैं। उन्हें और सीमा दोनों को ही जाना पड़ेगा। बच्चों के स्कूल अभी बंद है, इसलिए वे दोनों घर पर ही रहेंगे। पापा घर पर आ जाते तो उन्हें बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। इतने मतलबी हो गए भैया। इतने दिन हो गए पापा को यहाँ आए हुए, मगर एक फोन नहीं। और आज जब उन्हें जरूरत पड़ी तो तुरंत फोन कर दिया। कहीं नहीं जा रहे पापा, अब तो उनका यहाँ मन भी लग गया है। वो तो ठीक है, पर एक बार पापा को भी बता दो तुम्हें। अगर उनका वहां जाने का मन नहीं होगा तो मैं खुद मुकेश को मना कर दूंगा। रात को डिनर के समय मुकेश का फोन आया था। घर वापस आने के लिए कह रहा था। कैलाश जी ने सबको बताया। पता है मुझे, पर अब आप वहां नहीं जाएंगे पापा। ये क्या बात हुई? पहले तो उन्हें आपका ध्यान नहीं आया, और अब जरूरत पड़ी तो। बेटी मेघना, ऐसा नहीं कहते। समय पर अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो। अभी कैलाश जी की बात खत्म नहीं हुई थी कि रेखा जी ने भी मेघना का ही समर्थन किया। सही तो कह रही है मेघना। ये क्या बात हुई कि जब उन्हें मतलब नहीं था तो आपको इधर उधर कर दिया, और जरूरत है तो बुला रहे हैं। फिर जरूरत खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा? आपको वहां नहीं जाना चाहिए। बच्चों को भी तो आपकी अहमियत का पता चले। रेखा जी की बात सब लोग आश्चर्यचकित रहकर सुन रहे थे। कहाँ तो माँ उनके आने का विरोध कर रही थी, और कहाँ अब वह जाने के लिए कह भी रहे तो वो मना कर रही है। शायद इतने दिनों से जिस अकेलेपन को वह झेल रही थी, वह अब भरने लगा था। नहीं रेखा जी, मुझे जाना ही पड़ेगा। बेटा खुदगर्ज हो सकता है, पर एक पिता नहीं। अगर मैं भी उसकी तरह व्यवहार करूंगा तो उसमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। मैं अपने बेटे को सही संस्कार देने में नाकामयाब रहा, पर कोशिश करूंगा कि आने वाली पीढ़ी को संभाल लूं। पापा अपनी जगह सही थे, और हम सब की चिंता भी वाजिब थी। सभी के मन दुखी थे। कोई नहीं चाहता था कि पापा वापस जाए। आपके घर में आने से रौनक आ गई थी, अब आप चले जाएंगे तो फिर से जाना तो पड़ेगा। आप भी समझती है कि बच्चे गलती कर सकते हैं, पर माँ बाप नहीं। मैं आपसे रोज फोन पर बात करूंगा। मेघना कभी माँ की ओर देखती और कभी अपने पापा की ओर। शायद इस उम्र में व्यक्ति को भौतिक संसाधनों से ज्यादा संग साथ की आवश्यकता अधिक होती है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी पराया घर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेघना के पापा परिवार में इतने अच्छे एडजस्ट हो गए हैं जैसे वे पराये नहीं, अपने घर के सदस्यों के बीच रह रहे हों। समधन जी ने भी उन्हें परिवार का ही हिस्सा मान लिया है। अब बेटे ने उन्हें बुलाया है। ऐसे में क्या उनका फिर से घर जाकर रहना ठीक होगा? बताइए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।